अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का मुकम्मल तौर पे हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। हमने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। आज से बारी है एक नए बाब की, एक नए कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करना पड़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को किन डिवाइसेस से कंट्रोल किया जाता है और ये मोशन को कंट्रोल करके हम कौन से ऐसे नए डिवाइसेस बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, डिटेल डिस्कशन के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। मैंने जैसा कि बताया कि इस चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करना सीखते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन की मोशन को इस्तेमाल करते हुए मैं कौन कौन से डिवाइसेस बना सकता हूँ, ये सारा कुछ देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूँ तो लाजिम है कि उसको अल्फाज की ज़बान भी दे दी जाए। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स की वो शाख है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ कारामद मकासद के लिए इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये लें जी, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ़ भी कर दी है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंसानी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इनकलाब बर्पा किया है और यह इनकलाब बर्पा करने की वजह सिर्फ़ एक ही है कि हमने इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब यह समझने से पहले कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, हमें यह समझना लाजिम है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम, इलेक्ट्रॉन की रे, ये जब निकलती है तो ये किस तरह से निकलेगी, ये किस तरह से बिहेव करेगी, इसको निकालने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाना पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक समझना पड़ेगा कि जिसका नाम है थर्मियोनिक एमिशन। ये थर्मियोनिक एमिशन क्या है, यह भी कुछ देर में देखेंगे। 1850 की दहाई के अंदर स्टूडेंट्स, 1850 की दहाई के अंदर कुछ अजीम साइंसदानों ने कुछ तजर्बात किए कि जिनकी मदद से उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन की रेज़, या जिसमें उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि हम ये जो इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की मोशन कंट्रोल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये किस तरह से निकलेंगे। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। और सेटअप किस तरह का दिखाई देता था ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस स्क्रीन पे आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है कि जिसके अंदर दो प्लेटें पड़ी हुई हैं। ये ट्यूब सील्ड और वैक्यूम ट्यूब होगी। सील्ड का मतलब ये है कि बाहर से इसका रास्ता बंद है और वैक्यूम का मतलब ये है कि इस ट्यूब के अंदर कोई हवा के ज़र्रात मौजूद नहीं हैं। आप साथ लगी दो प्लेटें भी देख रहे हैं
और इन दो प्लेटों के साथ बैटरी भी लगाई गई है। ये जो दो प्लेटें हैं इन्हें इलेक्ट्रोड प्लेटें कहते हैं। अब इन दो इलेक्ट्रोड प्लेटों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोड की वो प्लेट जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है उसे कैथोड नाम देते हैं, और इलेक्ट्रोड की वो प्लेट के जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है उसे एनोड का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने कैथोड और एनोड को एक वैक्यूम सील ट्यूब के अंदर बंद किया हुआ है। अब जैसे ही इस कैथोड को कोई सप्लाई दी गई, इनके दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से करंट पैदा होता है। ये करंट जब पैदा होगा तो डेफिनेटली जो कैथोड पे चार्जेस होंगे, कैथोड पे जो चीज़ें होंगी वो बाहर की जानिब निकलना शुरू होंगी। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया तो कैथोड की जो सरफेस थी ये रेड हॉट होना शुरू हो गई। इसका कलर तब्दील होते होते सुर्ख होता चला गया, जिससे ये बात साबित हो गई कि कोई चीज़ इस कैथोड से निकल रही है और एनोड पे जाके पड़ रही है, और जैसे ही वो एनोड पे जाके हिट की तो एनोड ब्लू कलर का दिखाई देना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी ये क्यूरोसिटी थी कि क्या ये जो रेज हैं, ये जो चीज़ निकल रही है, ये कैथोड से निकल रही है या एनोड से निकल रही है। इसके लिए इन्होंने कैथोड और एनोड के दरमियान एक रुकावट रखी। आप जानते हैं कि अगर रोशनी की कोई रे जा रही हो और उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो वो मुखालिफ सिमत में उसका साया बना देती है। इसी तरह से इन्होंने भी यही ऑब्जर्व किया, यही मुशाहिदा किया कि जब कैथोड रे से निकलने वाली जो चीज़ है उसके सामने कोई रुकावट रखी गई तो उस रुकावट का साया एनोड पे बना, जिससे ये बात फिर से साबित हो गई कि कैथोड से कोई ना कोई चीज़ निकल रही है। अभी बार बार ये लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कुछ निकल रहा है, कोई ना कोई चीज़ निकल रही है। ये क्या चीज़ है? इसको उन साइंसदानों ने नाम दिया कैथोड रेस का। क्यों कैथोड रेस का नाम दिया? क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी। तो 1850 में साइंसदानों ने जो चीज़ें ऑब्जर्व की, उन्होंने कहा कि जब मैं बैटरी का कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा इलेक्ट्रोड की प्लेटों पे तो कैथोड रेज निकलेंगी। उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं किया गया था। तो जैसे ही तो 1850 से लेके 1896 तक के अरसे तक इसे कैथोड रेज के नाम से ही जाना जाता रहा। लेकिन जब 1897 में सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया, इलेक्ट्रॉन को पता चला लिया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेस हैं, और चूंकि कैथोड भी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसका मतलब है कि वहाँ से नेगेटिव ज़रात निकलेंगे, ऐसे ज़रात निकलेंगे कि जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जे थॉमसन ने उस कैथोड से निकलने वाली कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरह से निकाले जा सकते हैं किसी भी कैथोड सरफेस से। स्टूडेंट्स, अब ये कैथोड सरफेस से तो निकाल लिए, अब लाजिम है कि ये बात समझी जाए कि ये जो कैथोड की सरफेस है, ये जो कैथोड की सतह है, ये किस मटेरियल से बनाई गई। हर किसी मटेरियल से तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकेंगे ना। तो उसके लिए जो मटेरियल चूज़ किया गया वो मेटेलिक मटेरियल था। मेटेलिक मटेरियल का मतलब ये है कि एक ऐसा मटेरियल चूज़ किया गया कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। मेटल के अंदर चीज़ें किस तरह से दिखाई देती हैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको पॉजिटिव चार्जेस भी नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस भी नज़र आ रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि उन्हें कोई ख़ास सपोर्ट हासिल नहीं है, उनका कोई ख़ास बॉन्ड नहीं बना हुआ इन प्रोटॉन्स के साथ। तो अगर इनको मैं थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होने का मतलब ये है कि इनमें एनर्जी आ जाएगी, और जब इनके अंदर एनर्जी आ जाएगी तो ये मेटल की सरफेस को छोड़ने में सोचेंगे नहीं, बल्कि फौरी तौर पे वो मेटल की सरफेस को छोड़कर दूसरी जगह पे हिजरत कर जाएंगे। तो अब ये मेटल की सतह से ये इलेक्ट्रॉन्स निकालने का अमल, इसी का नाम है थर्मियोनिक
एमिशन। अब मैंने अभी बात की है कि एनर्जी देने की। अब एनर्जी दे रहे हैं आप इस पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे देते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या ख्याल है कि अगर मैं इसको थोड़ी सी हीट भी प्रोवाइड कर दूं। हीट प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि मैं इसको थोड़ी सी हरारत दे दूं। हरारत देने से भी क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, इनके अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। तो जब ज़्यादा एनर्जी आएगी तो ये ज़्यादा जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाएंगे। और ये कितने वोल्टेजेस होने चाहिए, कितना करंट होना चाहिए कि जिसके लिए ये ज़्यादा जल्दी से निकल जाएं? तो उसके लिए जो वैल्यू ली जाती है वो है जी तकरीबन 6 वोल्ट वोल्टेजेस देने पड़ेंगे और उससे पैदा होने वाला जो करंट होगा वो 0.3 एम्पेयर। अगर ये दो शर्तें हो जाती हैं तो हम टंगस्टन कहते हैं, एक ख़ास किस्म की मेटल है जो कि आपने अक्सर अपने घर में लगे हुए जो 100 वाट के बल्ब थे उनमें आपको एक स्प्रिंग सा नज़र आता था, वो स्प्रिंग टंगस्टन का बना होता था। और टंगस्टन को अगर हम रैप कर दें स्प्रिंग के फॉर्म में तो उसे कहते हैं कि ये टंगस्टन फिलामेंट बन गया है। अब ये टंगस्टन फिलामेंट को मैं किसी बैटरी के साथ जोड़ूंगा कि उसका वोल्टेज 6 वोल्ट हो और उससे पैदा होने वाला करंट 0.3 एम्पेयर हो। तो टंगस्टन में मौजूद जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी जिससे वो मेटल की सतह छोड़ते हुए गुरेज नहीं करेंगे और मेटल की सतह छोड़कर किसी दूसरी जगह पे हिजरत कर जाएंगे। तो इसी को नाम दिया जाता है थर्मियोनिक एमिशन। अब थर्मियोनिक एमिशन को आप अगर नाम से समझ लेंगे तो आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है थर्मियोनिक एमिशन। यहाँ पे अगर हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो एक इसका टुकड़ा बनेगा थर्म का, एक इसका टुकड़ा बनेगा आयोनिक का। स्टूडेंट्स फिजिक्स में थर्म कहते हैं हीट को, हरारत को, और आयोनिक कहते हैं आयंस का, पॉजिटिव आयंस, और आयनिक कहते हैं आयंस को, यानी कि पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। तो थर्मियोनिक एमिशन यानी कि हरारत की वजह से किसी सरफेस से, और वो सरफेस मेटल की होगी डेफिनेटली, तो हरारत की वजह से मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी तो आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना, इसको हम नाम देंगे थर्मियोनिक एमिशन का। तो चलें हम थर्मियोनिक एमिशन की तारीफ भी देख लेते हैं कि किस तरह से करेंगे। किसी गर्म मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन्स के खारिज होने के अमल को थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। तो यहाँ से हमने ये बात सीख ली कि इलेक्ट्रॉन्स किसी कैथोड सरफेस से, किसी मेटल की सरफेस से किस तरह से निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना हमने देख लिया, लेकिन जब कोई चीज़ साइंस में नई ईजाद होती है तो हमें उसको साबित करने के लिए कुछ तजर्बात मज़ीद करने पड़ते हैं कि जिससे हम साबित कर सकें कि ये कैथोड से निकलने वाली जो चीज़ है ये वाकई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए हमें मज़ीद एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियात क्या क्या हैं, और अगर वो खसूसियात पूरी हो जाएंगी, वो खसूसियात साबित हो जाएंगी, तो फिर हम ये बात वसूख के साथ कह सकेंगे कि कैथोड से निकलने वाली जो चीज़ है वो वाक़अतन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलें हम मज़ीद एक हेडिंग दे लेते हैं कि जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियात का मुतालिया किस किस तरह से किया जाएगा। तो चलें मैं यहाँ पे हेडिंग दे लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियात का मुतालिया। अब यह बात साबित है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए,
क्योंकि हमने ये बात जे थॉमसन से सीख ली है और जे थॉमसन ने ये बात बताई है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड रे से निकलने वाली जो रेज थी उन पे भी नेगेटिव चार्ज था, तो इस वजह से उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। अब कुछ देर के लिए भूल जाएं कि कैथोड रे से निकलने वाली जो चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन्स है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से इस बात की समझ आ सके। अब ये चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है कि जब हम किसी मेटल की सरफेस को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो हम उस कैथोड को एक अलग बैटरी के साथ जोड़ देंगे। अलग बैटरी से इस तरह से जोड़ेंगे कि जो बैटरी आपको नज़र आ रही है इस डायग्राम में, उसकी भी यही प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसके अंदर 6 वोल्ट का वोल्टेज होगा, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसकी वजह से 0.3 एम्पेयर करंट बह रहा होगा। अब जैसे ही ये कैथोड को एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी मिलने की वजह से उसके अंदर से करंट पैदा होगा। करंट की वजह से उसके अंदर हीट पैदा होगी, हरारत पैदा होगी, जो जैसा कि हमने जाउल्स लॉ यानी जॉल के कानून के अंदर पढ़ा था। उस हीट की वजह से वो मेटल की सरफेस से जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी हासिल करेंगे। एनर्जी हासिल करके वो मेटल की सरफेस को छोड़ते हुए एनोड की जानिब बढ़ जाएंगे। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये एनोड की तरफ ही क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि कैथोड रेज पे है नेगेटिव चार्ज और एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज, तो इस वजह से ये एनोड की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस बात से भी हमने ये चीज़ सीखने की कोशिश कर ली है कि कैथोड रेज पे कैसा चार्ज होगा। चलें इस बात को साबित करने के लिए हम ये जो कैथोड रे यहाँ से निकल रही है इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम कैथोड रे का मुतालिया कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि कैथोड रे का जो मुतालिया यहाँ पे हम करेंगे वो होगा जी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जानते हैं कि 2 पोटेंशियल्स होते हैं, एक पे हाई पोटेंशियल होता है जिसको हम पॉजिटिव प्लेट कहते हैं और एक पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिसको हम नेगेटिव प्लेट कहते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि कैथोड रे को किसी ऐसी ट्यूब से गुजारूंगा जो कि सील्ड भी होगी और वैक्यूम भी होगी, और उस ट्यूब पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो प्लेट P है उस पे पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट Q जो कि बिल्कुल उसके नीचे है उस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ज़रा सोचें, इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें। हमने चैप्टर नंबर 13 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ये था कि जब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरेगा तो उस पे एक कूलम फोर्स लगेगी। अब ये कूलम फोर्स 2 तरह की हो सकती है, एक कशिश की फोर्स होगी, दूसरी दफ़ा की फोर्स होगी। अब किस तरह से पता चलेगा कि इस पे कौन सा चार्ज है? अगर तो जो कैथोड रे है ये नेगेटिव की तरफ कशिश हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये भी पढ़ा है कि मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं, तो कैथोड रे पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये बात भी पढ़ी है, और अगर ये पॉजिटिव प्लेट की जानिब कशिश हो जाती है, ये बात तय कर लेंगे कि यहाँ पे जो कैथोड रे है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये चीज़ ऑब्जर्व की गई तो देखा गया कि ये जो कैथोड रे है ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेटों में से गुजरी ये पॉजिटिव प्लेट की जानिब कशिश हो गई। पॉजिटिव प्लेट की जानिब कशिश होने का मतलब ये है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज के मुखालिफ कोई चार्ज है और पॉजिटिव का मुखालिफ हमेशा होता है नेगेटिव। तो इस तजर्बे से भी, इस मुशाहदे से भी ये बात तय कर ली गई कि ये जो कैथोड रे है इस पे नेगेटिव चार्ज है, और कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि ये किसी ऐसे चार्ज से मिलके बनी है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को, ज़र्रे को हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। तो इससे ये बात हमने 50% डिसाइड कर ली कि यहाँ पे जो कैथोड से जो चीज़ निकल रही है वो कुछ और नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने देखा जो कैथोड रे थी ये पॉजिटिव प्लेट की जानिब कशिश हो गई, जिससे ये बात साबित कर ली गई ये कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज है, कि इस कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज को हम नाम देते हैं जी इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई। लेकिन अभी भी साइंटिस्ट्स जो थे
वो राज़ी ना हुए। उन्हें अभी भी कोई एक ऐसा मज़ीद एक्सपेरिमेंट चाहिए था इसके सबूत में कि जिससे ये बात बड़े वसूख के साथ कही जा सके कि जो कैथोड रेज हैं वो दरअसल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके लिए उन्होंने कैथोड रे को रखा अब की बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ इस तरह से रखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे रखी गई वो एक हॉर्स शू मैग्नेट की वजह से होगी। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल बाहर की जानिब है और साउथ पोल उससे दूसरी जानिब यानी कि अंदर की जानिब होगा। अब यहाँ से जब कैथोड रेज निकलेंगी तो हम ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर भी एक फोर्स लगती है। उस फोर्स की सिमत का तयन मालूम करने के लिए हमने फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल पढ़ा था, जिसमें यह पढ़ा था कि अगर ये दाईं उंगली जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ये दरमियानी उंगली करंट की डायरेक्शन में हो, ये अंगूठा जो है ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो अब आप ज़रा इस फ्लेमिंग के असूल को ज़रा अप्लाई करके देखें खुद ही। उंगली होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो उंगली अंदर की जानिब है, और ये जो दरमियानी उंगली है ये होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में। करंट कहते हैं चार्जेस की मोशन को, और चार्जेस मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो ये जो अंगूठा है ये अपवर्ड है। लेकिन जो डायग्राम में आपको चीज़ नज़र आ रही है इसमें तो जो रे है वो नीचे की जानिब बेंड हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल गलत है? जी नहीं, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का असूल है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का असूल है यह बताता है पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स को। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स अपवर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ ऑब्जर्व की गई वो है डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज से मुखालिफ है, और पॉजिटिव चार्ज का मुखालिफ होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज। तो इससे भी ये बात साबित हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कैथोड रेज को रखा गया तो ये पॉजिटिव चार्ज से मुखालिफ डायरेक्शन में मुड़ गई, जिससे ये बात फिर से साबित हो गई कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है, और चूंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का होता है तो इससे भी ये बात साबित हो गई कि अब से कैथोड रेज को कैथोड रेज ना कहा जाए बल्कि इलेक्ट्रॉन्स कहा जाए। तो इससे हमने ये चीज़ें पढ़ ली कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स किसी सरफेस से निकलते हैं, और ये भी बात पढ़ ली कि इस चीज़ को साबित करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रख के देखा और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रख के देखा, जिससे हमने ये बात कंक्लूसिवली बड़े वसूख के साथ सीख ली कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज हैं और वो नेगेटिव चार्ज दरअसल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी डिस्कशन समझ में आ गई है। अब अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं जी तो स्टूडेंट्स अब आप सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमने डेफिनेशन उसकी की थी कि इस ब्रांच में हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करना सीखेंगे। तो कंट्रोल करने से पहले लाजिम है कि तो हमें ये पता होता कि ये इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम्स निकल रही हैं ये किस तरह से निकलेंगी। तो उसके लिए हमने आज के लेक्चर में थर्मियोनिक एमिशन भी पढ़ लिया, और साथ ही साथ इन इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियात को भी देख लिया कि जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई, और जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये पॉजिटिव चार्ज से ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड हुई, जिससे हमने ये बात बड़े वसूख के साथ कह ली कि इन बीम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करके एक बहुत ही अहम इंस्ट्रूमेंट यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।